ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द मेन टॉपिक जो आज के टाइम में हमको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज के टाइम में अगर आपको इन चीजों की जानकारी नहीं है तो कहीं ना कहीं आप चाहकर या ना चाहकर भी जिनके पास ये जानकारी है उनसे आप पीछे रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं इस नॉलेज की हमारे पास बहुत ज्यादा कमी है। तो ये क्या है? ये है फाइनेंशियल एजुकेशन। अब फाइनेंशियल एजुकेशन होती क्या है? फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब होता है वित्तीय शिक्षा। अब ये वित्तीय शिक्षा क्या होती है? तो देखिए, होता क्या है कि हमारे जो स्कूल और कॉलेजेस उसमें दो टाइप की एजुकेशन हमको प्रोवाइड करी जाती है। सबसे पहले होती है स्कॉलिस्टिक एजुकेशन। स्कॉलिस्टिक का मतलब क्या होता है? स्कॉलिस्टिक का सिंपल सा मतलब होता है कि यहाँ पर हमको बताया जाता है कि किस तरीके से पढ़ना है, लिखना है और गणित करना है। ठीक है ना? दिस एजुकेशन टीचेस अस टू रीड, राइट एंड डू मैथ्स। तीन चीजें बताती है हमको। क्या है स्कॉलिस्टिक एजुकेशन? सिर्फ ये तीन चीजें। ये बेसिक एजुकेशन है जो हर एक इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर किसी को ये नॉलेज जरूर होनी चाहिए। अब आज के टाइम में ये एजुकेशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आपको लिखना पढ़ना नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा पिछड़ोगे जरूर, क्योंकि बेसिक है। बट क्या आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। बट आपको बेसिक जरूर आना चाहिए। आपको हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको इंग्लिश आता है। अगर आपको हिंदी भी पढ़ना और लिखना आता है, बहुत है, बहुत है। उसके बाद आपको मैथ्स आती हो। मैथ्स कितनी आती हो कि भाई आपको 100 तक गिनती आती हो। आपको ये पता होना चाहिए कि भैया दो से दो चार होते हैं, दो में अगर दो जोड़ेंगे तो चार होता है। बस अगर आपको इतना भी आता है तो ये बहुत है। ये सारी चीजें हमको स्कूल सिखा भी रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्कॉलिस्टिक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन। दूसरी टाइप की एजुकेशन को बोलते हैं हम लोग प्रोफेशनल एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन भी हमको स्कूलों में सिखाई जा रही है। ये एजुकेशन हमको मोर एम्प्लॉयबल बनाती है। मतलब ये हमको सिखाती है कि हम पैसे के लिए कैसे काम करें, किस तरीके से जो हमारा स्किल्स है उसको हम इस तरीके से डेवलप करें कि हमको ज्यादा पैसा मिले किसी काम को करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि आपके यहाँ के जो भी लोग होशियार होते हैं वो क्या होता है, वो या तो वो डॉक्टर बनते हैं, या तो फिर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, लॉयर बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्यों? क्योंकि उस प्रोफेशनल डिग्री के बाद उनको पैसा ज्यादा मिलेगा। उनको पैसा ज्यादा मिलेगा, वो मोर एम्प्लॉयबल हो जाएंगे। अब मोर एम्प्लॉयबल मतलब मोर ऑप्शन। कहीं ना कहीं अगर आपके पास, आपने देखा होगा कि किसी के पास मान के चलिए सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री है और किसी के पास एक प्रोफेशनल डिग्री है। दोनों में डिफरेंस क्या आ जाता है? दोनों में डिफरेंस आ जाता है कि एक कम एम्प्लॉयबल है, मतलब एक को जॉब में या पैसा कमाने में थोड़ा ज्यादा दिक्कत आएगा जिसके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, और जिसके पास प्रोफेशनल डिग्री है उसे थोड़ा कम दिक्कत आएगा। आज का जो सिनेरियो है उसमें तो हर किसी को दिक्कत आ रहा है, वो बात अलग है। बट अगर हम लोग एजुकेशन की बात करें तो मेनली स्कूल्स हमको दो टाइप की एजुकेशन ही सिखा रहे हैं। पहली है स्कॉलिस्टिक और दूसरी है प्रोफेशनल। बट जो तीसरे टाइप की जो एजुकेशन होती है, जिसको हम लोग फाइनेंशियल एजुकेशन बोलते हैं, वो हमको कोई भी नहीं सिखा रहा। वो हमको ना तो कोई भी स्कूल सिखा रहा और ना तो हमको कोई भी कॉलेज सिखा रहा। अब ये फाइनेंशियल एजुकेशन होती क्या है, हमको ये समझना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सिंपल सी बात होती है कि यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि हम पैसे से काम कैसे करें। हम पैसे के लिए काम ना करें, हम पैसे से काम कैसे करें, क्योंकि वही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि भाई हम पैसे से, हम पैसे के लिए काम ना करें, पैसे से हम कैसे काम कराएं, अब ये सीख जाए। अब ये टाइप की जो एजुकेशन होती है, देखिए ऑब्वियस सी बात है ना, जिस तरीके से लिखना पढ़ना ये सारी चीजें भी हम सीख सकते हैं, उसी तरीके से पैसा हमारे लिए कैसे काम करे ये भी हम सीख सकते हैं। बट ये हमको कोई भी सिखा नहीं। अब जब हमको सिखा नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं हम उसमें पिछड़ रहे हैं। अब लोगों को लगता क्या है कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको सिर्फ दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहला क्या? स्कॉलिस्टिक एजुकेशन हो आपके पास, और दूसरा क्या? आपके पास प्रोफेशनल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, वित्तीय शिक्षा की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। बट आप मुझे एक बात बताइए,
आज आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो अटेंड कर तो पैसे के लिए रहे हो, कर तो पैसे के लिए रहे हो। सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारा मनी है। बट पैसा कैसे काम करता है, हम पैसे से कैसे काम करें, ये तो हमको कोई भी नहीं सिखा रहा। अब जो चीज आपने कभी सीखी नहीं, तो क्या उसमें आपको दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। एंड आज के टाइम यही तो हो रहा है ना। लोग क्यों परेशान है? क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि पैसा काम कैसे करता है, हम पैसे से काम कैसे करें। एंड देखिए, कहीं ना कहीं अगर आपके पास स्कॉलिस्टिक एजुकेशन है, आपके पास प्रोफेशनल एजुकेशन भी है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप हमेशा हमेशा अमीर लोगों के लिए ही काम करोगे जिनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि पैसे से काम कैसे कराया जाता है, आपको नहीं पता। बट उनको तो पता है ना। जिसके पास नॉलेज ज्यादा होगी वो भाई उससे ज्यादा बेनिफिट उठाएगा। अब आपके पास तो उस चीज का नॉलेज ही नहीं है ना। और आपको क्या लग रहा है कि मेरी लाइफ में पैसे का इश्यू क्यों चल रहा है? बट अब आप मुझे बताइए ना, आपको तैरना नहीं आता तो क्या आपको हमेशा पानी से डर लगेगा कि नहीं? बट जिसको तैरना आता है उसके लिए पानी से का कोई डर है क्या? कोई डर नहीं। उसको आप जितनी गहराई में उतार दो वो चला जाएगा, उसको कोई इश्यू नहीं। उसी तरीके से है पैसे का भी। अगर आपको ये पता है कि भाई पैसा किस तरीके से काम करता है, मैं पैसे से किस तरीके से काम कर रहा हूं, मैं मेहनत ना करूं पैसा मेहनत करे, तो कहीं ना कहीं आप कितनी भी बुरी से बुरी सिचुएशन में फंसोगे, लेकिन आप उससे ओवरकम कर जाओगे, आप उससे बाहर निकल आओगे। क्यों? क्योंकि आपको समझ होगी क्या पैसा काम करता कैसे। अभी हमको ये नहीं पता है। हाँ, हमको ये जरूर पता है कि पैसे के लिए काम कैसे करना है, ये हमको पता है। बट पैसा कैसे काम करेगा ये हमको नहीं पता। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम ये सीखें कि भाई पैसा काम कैसे करता है और हम पैसे से कैसे काम कराएं। हम पैसे से काम कैसे कराएं, अगर हम एक बार ये सीख गए तो कहीं ना कहीं हम और उन लोगों से आगे निकल जाएंगे जिनके पास ये नॉलेज नहीं। एंड आज जो हम जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जो क्राइसिस हम लोग झेल रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे इंडिया में, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों के, कुछ लोगों के पास जॉब्स नहीं है, कुछ लोगों के पास जॉब्स भी हैं पर उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नहीं है। क्यों? क्योंकि सब लोग पैसे के लिए काम करना तो कर रहे हैं, बट पैसे से कैसे काम करवाना है ये किसी को पता नहीं, और इसलिए वो चीज कर नहीं है। तो अब इस बात को समझते हैं कि आज के टाइम में आप कुछ भी कर रहे हो, एक्स वाई जी आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप कोई काम कर रहे हो, आखिरकार इसका पर्पस क्या है? क्यों कर रहे हो आप? क्यों कर रहे हो? हमें ये भी तो सोचना जरूरी है ना। देखिए, होता क्या है मैं आपको बताता हूं। आप जब भी कोई काम करते हो, जब भी कोई काम करते हो तो उसमें दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले कि वो काम हम कर क्यों रहे हैं, और फिर दूसरी बात कि वो काम करना कैसे है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में कोई काम करते तो रहते हैं, करते रहते हैं, पर हमें ये नहीं समझ में आता कि भाई हम इसे कर क्यों रहे हैं। अब जब आपको अपना वाई क्लियर नहीं होगा कि भाई हम कर क्यों रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप हमेशा दिमाग लगाते रहोगे कि कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। बट आपको पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि हमें करना क्यों है भाई। एक बार वो अगर चीजें क्लियर हो गई, तब तो हम आगे रास्ते निकाल पाएंगे कि भाई हमें पता है कि भाई ये काम मुझे इसलिए करना है। अब उसके रास्ते रास्ते तो भाई और भी हजारों है ना, बट हम वो चीज कभी सोच ही नहीं पा रहे। हम हमेशा सिर्फ एक चीज पे ध्यान दे रहे हैं कि हाउ, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें। पहले हमको ये सोचना जरूरी है कि आखिरकार आज के टाइम में हम चाहे पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, वो कर क्यों। ठीक है ना? तो देखिए, आज के टाइम में अगर हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, उसके मेन दो रीजन। सबसे पहला रीजन है पैसा, कि भाई आपको पैसा चाहिए। आप डिग्री आज के टाइम में जो कर रहे हैं वो सीखने के लिए कर रहे हैं कुछ नया, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ आपको ये चाहिए कि भाई मेरी नौकरी लग जाए, ठीक है ना, या फिर मैं कोई ऐसा काम शुरू कर सकूं जिससे मुझे पैसा आए, इसीलिए कर रहे हैं ना। तो मेन पर्पस तो हमारा कोई भी काम करने का आज के टाइम में पैसा ही है कि हमको पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए? पैसा हमको चाहिए अपनी नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमको पैसा चाहिए। हमको एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए। हमको इमरजेंसी अगर कोई आ जाती है, अगर हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है, हमें उसके लिए भी पैसा चाहिए। हर चीज के लिए कहीं ना कहीं हमको पैसा लगता ही लगता है भाई। अगर आज के टाइम में आपको किसी की मदद भी करना है ना, तो भी उसमें कहीं ना कहीं पैसा जरूर लगता है।
मदद और भी चीजों से करी जा सकती है, बट पैसा भी लगता है। दूसरी चीज हमको अपनी लाइफ में चाहिए सिक्योरिटी। हमको लगता है कि भाई हमें थोड़ी सुरक्षा जरूर चाहिए। सुरक्षा क्यों चाहिए? ताकि खुदा ना खास्ता अगर आगे चीजें ठीक नहीं रही तो मेरे पास कम से कम कोई बैकअप होना चाहिए। अगर मैं किसी परेशानी में फंसूं तो मेरे पास कोई बैकअप होना चाहिए जिसके थ्रू मैं उससे निकल सकूं। ठीक है ना? तो मेन हम कोई भी काम कर रहे हैं तो किस रीजन से कर रहे हैं? पहला पैसा, और दूसरा हमको सिक्योरिटी चाहिए। अब अब आप मुझे ये बताइए, क्या पैसा कमाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है? इज देयर ओनली वन वे टू अर्न मनी? क्या सिर्फ एक ही तरीका है पैसा कमाने का, अमीर बनने का? जो कि हमको ये समाज बता रहा है, जो कि हमको हमारे लोग बता रहे हैं, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? सिंपल फंडा है इनका कि भाई काम करो, अगर पैसा कमाना है तो सिंपल है, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, डिग्री ले लो, जॉब। हर किसी से आप ये सुन रहे होंगे, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, डिग्री ले लो, जॉब। क्या सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है पैसे कमाने का, या इसके अलावा भी और कोई तरीके होते हैं? तो आज हमको सबसे पहले उन तरीकों के बारे में बात करना है, ताकि हमको एक बात ये समझ में आ सके कि मेरे लिए कौन सा तरीका बेस्ट हो सकता है। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे साधन हैं जिसके थ्रू हम पैसा कमा सकते हैं। बट पहले हमें ये तो समझ में आए कि मेरे लिए बेस्ट कौन सा है, और जो फिर हमको बेस्ट लगता है, जो मेरे लिए बेस्ट है, उसके थ्रू आगे बढ़ते चलिए। जैसे कि अब मान के चलिए, आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कहीं जाना है, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी आपको मान के चलते हैं कहीं ना कहीं आपको जाना है। अब जब आपको जाना है तो आप क्या कर सकते हो? क्या आपके पास सिर्फ एक ही साधन है जाने के लिए? क्या आप सिर्फ एक ही साधन से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, या आपके पास बहुत सारे साधन हैं? आपके पास बहुत सारे साधन होंगे। आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप बहुत सारे साधनों का उपयोग कर पाओगे। उसी तरीके से पैसे कमाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम पैसा कमा सकते हैं। बट वो तरीके क्या हमें पता है? क्योंकि हमको तो आज 90% लोगों को सिर्फ एक ही तरीका पता है, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, डिग्री लो और नौकरी करो। क्या इसके अलावा भी और भी तरीके हैं जो हमने कभी देखे? नहीं, नहीं देखे। तो अब समझते हैं। तो देखिए, मान के चलते हैं कि आप दिल्ली में हैं। अब दिल्ली से आपको कहाँ जाना है? आपको दिल्ली से जाना है मुंबई। तो दिल्ली से मुंबई जाने के लिए क्या सिर्फ एक साधन है, या बहुत सारे साधन है? बहुत सारे साधन। आप दिल्ली से मुंबई फ्लाइट से भी जा सकते हैं, आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, आप बस से भी जा सकते हैं, आप कहीं ना कहीं कार से भी जा सकते हैं, आप बाइक से जा सकते हैं, और अगर आप चाहो तो पैदल भी जा सकते हो भाई। डिपेंड करता है आप पर, और डिपेंड करता है टाइम पर। मेन है टाइम, कि आपको कितने जल्दी कहीं पहुंचना है। अब मान के चलिए आपको कोई जल्दी नहीं, आपको कोई जल्दी नहीं, तो आप ट्रेन से भी जा सकते हो, बस से भी जा सकते हो, कार, बाइक, जिससे आपको जाना है। बट अगर आपको ये पता है कि आपको कहीं जल्दी पहुंचना है, आपको अगले 5 घंटे में मुंबई पहुंचना ही पहुंचना है, कोई इमरजेंसी है, तो क्या आप फ्लाइट से नहीं जाओगे? अब प्लीज यहाँ पर ये मत कहिएगा कि भैया मेरा बजट है, नहीं, वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं भी सिर्फ साधनों की बात कर रहा हूँ। अभी मैं आपकी पॉकेट साइज की बात नहीं कर रहा। तो अगर आपको 4 घंटे या 5 घंटे में मुंबई पहुंचना है दिल्ली से, तो आप फ्लाइट से ही जाओगे कि नहीं जाओगे? बिल्कुल जाओगे। अब लेकिन मान के चलिए आप बैठे हो ट्रेन में, आप ट्रेन में बैठे हो, बट आप सोच रहे हो कि मैं फ्लाइट में बैठा हूं और मैं 4 घंटे में पहुंच जाऊंगा, तो क्या ऐसा होगा? क्या आप 4 घंटे में ट्रेन से पहुंच जाओगे मुंबई? कभी नहीं पहुंचोगे, आपको ज्यादा टाइम लगेगा। अब उसके बाद आप सोच रहे हो कि यार मैं इतना टाइम क्यों लग गया मुझे? बट आपको ये तो समझना चाहिए कि आपने साधन ही गलत चुना था। जो व्हीकल आपने चूज करा था अपनी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए, वही आपने गलत चुना था। जब आपकी स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत हो गया तो भाई पहुंचते पहुंचते तो आपको टाइम लग ही जाएगा ना। इसमें कौन सी बड़ी बात थी? बट ये हमको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमको तो बस एक ही चीज बताई गई है कि भाई साधन सिर्फ एक ही है। अब ये समझते हैं कि जिस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत सारे साधन होते हैं,
उसी तरीके से पैसे कमाने के भी बहुत सारे साधन हैं। और आज के टाइम में दुनिया में अगर कोई भी इंसान पैसा कमा रहा है तो वो इन चार में से या तो किसी एक, दो, तीन या चार तरीकों से ही पैसा कमा रहा है। इसके अलावा पांचवा कोई तरीका ही नहीं है पैसे कमाने का भाई, सिर्फ और सिर्फ चार ही तरीके हैं। अब इन ये चारों तरीके क्या क्या है, इनको हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि हमको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, हमको नॉलेज हो सके, हमको ये समझ में आ सके कि मेरे लिए बेस्ट क्या है। क्योंकि मैं आपको ये नहीं बता सकता हूं कि आपके लिए बेस्ट क्या है, आप खुद डिसाइड करो ना कि भाई मेरे लिए बेस्ट क्या है। क्योंकि अभी तक तो हमको समाज बता रहा है, हमको वो चार, वो बोलते हैं ना चार लोग हैं जो हर जगह आ जाते हैं, वो चार लोग हमको बता रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनकी राय पर हमारी जिंदगी चल रही है। बट एट एंड ये जो जिंदगी में अप्स आएंगे डाउन्स आएंगे, अच्छा होगा या बुरा होगा, वो तो हमको देख रहा है ना भाई। तो हमको तो अपना डिसीजन भी खुद लेना पड़ेगा ना, ताकि अगर कोई आगे दिक्कत हो तो मुझे पता रहे कि भाई वो डिसीजन मेरा था और वो डिसीजन नॉलेज पर था, ना कि किसी के कहने पर था। तो हम इन चारों चीजों को पहले समझते हैं कि चारों चीजें ये हैं क्या, उसके बाद फिर हम ये समझेंगे कि मेरे लिए बेहतर क्या है, वो डिसाइड फिर आप करें। ठीक है, तो देखिए सबसे जो पहला तरीका होता है वो होता है ई। ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय। दूसरा तरीका होता है एस, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय। तीसरा होता है बी, बी का मतलब होता है बिजनेस ओनर। और फोर्थ होता है आई, आई का मतलब होता है इन्वेस्टर। अब सारी चीजों को हम लोग डिटेल में बात करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात आती है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, अगर आप एम्प्लॉय हो तो कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी के अंडर जॉब कर रहे हो, ये डन। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यही आ जाएगा आपका कि आप किसी ना किसी के अंडर जॉब कर रहे होगे, ठीक है। अब आप अगर जॉब कर रहे होगे तो कहीं ना कहीं आप अपना वहां पर टाइम दे रहे होगे, 9 से 5, 10 से 6, 12 से 8, आप कुछ ना कुछ अपना टाइम दे रहे होगे। आप अपना टाइम दे रहे होगे तो आपको पैसा आ रहा होगा, आप अपना टाइम दे रहे होगे तो आपको पैसा आ रहा होगा। बट अगर आप अपना टाइम नहीं दे पाए तो क्या पैसा आएगा, सोच के देखो। अगर आप टाइम दे रहे हो तो पैसा आएगा, बिल्कुल आएगा। बट अगर आप टाइम नहीं दे पाए तो क्या पैसा आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इसीलिए एक एम्प्लॉय को हमेशा एक्टिव इनकम आती है। एक्टिव इनकम का मतलब है कि जब तक वो इंसान काम करता रहेगा तब तक उसके घर पैसा भी आता रहेगा। बट किसी कारणवश अगर वो काम पर नहीं जा पाया तो क्या पैसा आएगा, नहीं आएगा। अब एम्प्लॉय में आप किसी को भी ले सकते हो, एक प्यून को ले सकते हो जिसकी सैलरी 10,000 है, या किसी कंपनी में मैनेजर को ले सकते हो जिसकी सैलरी 5 लाख रुपए है, ठीक है। अब आप ऐसे ही सोच के देख लीजिए, अभी कोरोना के टाइम में एक न्यूज एंकर है रोहित सरदान, जिनकी डेथ है, ठीक है। उनका जो पर मंथ की इनकम थी वो 10 लाख रुपए उनको न्यूज चैनल पे करता था। बट आज वो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। तो जो न्यूज चैनल है वो उन्हें 3 साल का उन्होंने करा है कि 3 साल तक उन्हें पैसा देते रहेंगे। बट क्या उसके बाद भी वो उन्हें पैसा देते रहेंगे, नहीं देंगे ना। क्यों, क्योंकि वो एक एम्प्लॉय थे, 10 लाख रुपए महीना कमा रहे थे तो क्या हुआ, थे तो वो एक एम्प्लॉय ना। जब तक वो अपना टाइम देते रहे, जब तक वो अपना समय बेचते रहे तब तक तो पैसा मिलेगा। बट अगर समय नहीं बेच पा रहे तो क्या आपको पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, ठीक है, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, या किसी भी कारणवश आप जॉब पर नहीं जा पाते हो, अपना टाइम नहीं दे पाते हो, तो क्या आपको घर पैसा आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा भाई, बिल्कुल नहीं आएगा। यही सबसे बड़ा इशू है। बट हमको फिर भी क्या लगता है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, हम सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, हम सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे। क्यों, क्योंकि वो तो एक बार अगर लग गई तो लाइफ सेट है। क्योंकि भाई पैसा भी आता रहेगा, चाहे काम करो या ना करो पैसा भी आता रहेगा। और भाई जिंदगी भर के लिए टेंशन फ्री है, जिंदगी भर सिक्योर है। बट क्या ये सच है, क्या करें, गवर्नमेंट जॉब में भी अगर आज आप टाइम नहीं दे पाए तो क्या आपको पैसा आता रहेगा हमेशा, नहीं, नहीं होगा ऐसा। पहले जरूर सिक्योरिटी रहती थी कि चलो 60 की उम्र तक तो हमको जॉब करनी है, आपको काम करना है, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद मुझे पेंशन आती रहेगी, गवर्नमेंट मुझे पेंशन देती रहेगी। बट 2004 के बाद गवर्नमेंट ने पेंशन भी डिसकंटिन्यू कर दी है, अब पेंशन नहीं देती है गवर्नमेंट।
2004 के बाद जो भर्तियां हुई हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगा। हाँ, उनको एक फंड मिलेगा, उनको एक फंड मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। वो फंड भी क्या होगा, जो कि उसने ही अपने पीएफ में जो डाल रहा होगा ना वो, और जो उसका एम्प्लॉयर डाल रहा होगा, जहां वो जॉब कर रहा होगा, जो वो पैसा वो डाल रहा होगा, और जो उसका एम्प्लॉयर, जो उसका मालिक डाल रहा होगा, दोनों का जो एड होगा ना, वही तो उसको रिटायरमेंट पे मिल जाना है। फिर चाहे वो 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, जितना भी हो, सिर्फ वही फंड तो मिलेगा उसे। क्या उसके अलावा उसको हर महीने पैसा आता रहेगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अब तब के टाइम आप सोच के देखिए, जब वो इंसान 60 की उम्र में, मान के चलते हैं उसके पास 50 लाख या 1 करोड़ रुपए है भी, बट उसने तो जिंदगी भर पैसे के लिए काम करना सीखा है। उसे तो पता ही नहीं कि भाई पैसे से काम कैसे कराते हैं। तो क्या ये 50 लाख या 1 करोड़ खत्म होगा कि नहीं होगा? एक बीमारी आती है पति या पत्नी को, और पूरा पैसा पानी की तरह बह जाता है। तब वो क्या करेगा? अगर 75 साल की उम्र में अगर उसका पैसा खत्म हो गया तो वो क्या करेगा? ये चीजें हमारे दादा पापा लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको हर महीने पेंशन आएगा। बट क्या हमें आएगा? बिल्कुल नहीं। बट हम फिर भी सिक्योरिटी, हमको लगता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी नहीं, ये माइंडसेट है। सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में एक भ्रांति बनाई गई है कि भाई सिक्योरिटी है, सुरक्षा है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। और बात अगर मैं सुरक्षा की करूँ ना, तो सबसे ज्यादा सुरक्षित जो जगह होती है वो होती है जेल। उससे ज्यादा सुरक्षित जगह कोई नहीं होती। हाईली सिक्योर्ड लिखा रहता है ना, सबसे सुरक्षित जगह जेल होती है। तो अगर आप सुरक्षा के पीछे भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, तो आप फंसते भी नहीं, क्योंकि एक ट्रैप है। ट्रैप कैसा है? जब तक आप टाइम देते रहोगे पैसा आता रहेगा, टाइम नहीं दे पाओगे पैसा नहीं आएगा। एक्टिवली काम कर रहे हो पैसा आएगा, एक्टिवली काम नहीं कर पाओगे पैसा नहीं आएगा। दूसरी बात देखिए है क्या, अगर हम किसी के यहाँ भी नौकरी कर रहे हैं, या हम जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमको पहले पूरा सिनेरियो भी समझना जरूरी है। हर एक चीज समझना जरूरी है। हमारे पास नॉलेज होना चाहिए किसी भी काम को करने से पहले। हमको उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना बहुत बहुत जरूरी हो गया आज के टाइम में। क्योंकि आज के टाइम पर हम लोग नॉलेज पर नहीं, इंफॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं। हमको कोई भी कुछ भी बता देता है, हम उसको मानकर काम करना शुरू कर देते हैं। बट आज के टाइम में ये जरूरी है कि हम अपना खुद का रिसर्च करें, और फिर हमें जो चीज ठीक लगे हम वो करें। तो देखिए आज के टाइम में एक माइंडसेट बना हुआ है कि अगर आपकी नौकरी है, और खासकर सरकारी नौकरी है, तो होगा क्या? होगा ये कि आपको भाई समाज में इज्जत मिलेगी, लड़की जल्दी मिल जाएगी आपको, भाई आपकी शादी में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये होता भी है भाई। आपको अच्छा दहेज मिल जाएगा, ये सारी बातें होती हैं। और इसीलिए माइंडसेट बन गया कि आदमी कहता है भाई मैं 30 साल तक भी वेट कर लूंगा, बट भाई एक बार सरकारी नौकरी लग गई, लाइफ सेट है। क्यों लाइफ सेट है? क्योंकि उसको लगता है भाई आगे की जर्नी बिल्कुल क्लियर है। बट उसको ये समझ नहीं आता कि 30 साल तक या 25 साल तक अगर उसने जॉब की तैयारी करी और जॉब लग भी गई, तो अपनी लाइफ का करीब करीब 30 से 40% टाइम उसने सिर्फ और सिर्फ अपना उस तैयारी में ही लगा दिया। और उसके बाद अब हमें एक सिनेरियो भी तो समझना जरूरी है। सिनेरियो भी तो समझना जरूरी है। सिनेरियो क्या? जिस तरीके से हमको जॉब 2000 में मिल जाती थी, 2000 में मिल जाती थी जितनी आसानी से, क्या उतनी आसानी से 2020 में हमको नौकरी मिल रही? नहीं ना। क्यों नहीं मिल रही भाई? क्यों नहीं मिल रही? ये देखिए डाटा है, ये डेटा है पूरा पूरा, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना कितना पूरा जॉब निकाला है हर साल। ठीक है, ये 10 साल के डेटा हैं कि उसने किस साल में कितना निकाला है। तो अब आप देखिए 1990, मैं बात कर लूं तो मैं बात कर लेता हूँ 2000 1971 की, और फिर 2001 की मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप 1971 की बात करिए। 1971 में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी, जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? देखिए आप, 54 करोड़ लोग। इंडिया की पॉपुलेशन थी 54 करोड़। एंड जॉब्स कितनी आई उस साल? अप्रोक्स 27 लाख। उसके बाद अब आप आ जाइए 2001 पर, कितनी जॉब्स आई? 38 लाख। ठीक है, 38 लाख जॉब्स आई, और पॉपुलेशन कितनी थी? 102 करोड़। और अब इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 138 करोड़।
138 करोड़ हमारी पॉपुलेशन हो गई है, और अब जॉब कितनी आ रही है 2014 की अगर मैं बात कर लूं, सिर्फ सिर्फ 32 लाख। अब आप मुझे बताइए जॉब्स अब बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है। तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरी चीज, आज जॉब पाना उतना आसान नहीं है कि आपने सिर्फ ग्रेजुएशन कर लिया और आपको जॉब मिल जाएगी, ना ना, इतना आसान नहीं है। अब आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं तब जाकर आपको एक जॉब मिलती है। बट अगर आपको जॉब मिल भी गई तो क्या वो आपको वो लाइफ दे रही है जो आप सच में जीना चाहते हैं? ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। अगर आपको वो लाइफ सच में मिल रही है और आप वो जी रहे, आप वो लाइफ जी पा रहे हो, कोई इशू नहीं। मैं, देखिए, मैं जॉब की बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे फादर खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। मेरे फादर खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। बट वो सिनेरियो जब उनकी 1993 में जॉब लगी थी और आज का सिनेरियो 2020-2021 में बहुत चेंज आ चुका है। आज जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। मेरे फादर को जॉब मिली थी सिर्फ और सिर्फ, वो ग्रेजुएट थे, साथ ही साथ उन्हें टाइपिंग आती थी। आज के टाइम मुझे आप बता दीजिए, अगर आपको टाइपिंग आती है और आप सिर्फ ग्रेजुएट हो तो आपकी जॉब लग जाए, इतना आसान नहीं रह गया ना। बट हम तो उसी माइंडसेट से हैं, हम तो उसी माइंडसेट पे जी रहे हैं। दूसरी बात, जॉब्स अब धीरे धीरे और कम ही होनी है, बढ़नी नहीं है। क्यों नहीं बढ़नी, कम क्यों नहीं हो? क्योंकि देखो ऑटोमेशन आ रहा है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। अब आप मुझे बताइए ना, 2000, जब ईयर 2000 चल रहा था, जब जो फोन हम आप उस समय इस्तेमाल कर रहे थे, क्या वही फोन आप 2020 में इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना। वो तो आउटडेटेड हो गया। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई और नई नई चीजें आती गई, हम लोग स्मार्ट होते जा रहे हैं। बट जैसे जैसे हम लोग स्मार्ट होंगे, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, वैसे वैसे जॉब्स कम होंगी। क्यों? क्योंकि पहले जो काम 10 लोग करते थे, अब वो काम एक रोबोट कर रहा है। ऑटोमेशन आने के बाद जो 10 लोग काम कर रहे थे वो एक रोबोट करेगा, और कर भी रहा है। और जब ऐसा होगा तो होगा क्या? ऑब्वियस सी बात है, नौकरियां जाएंगी। एंड एज अ बिजनेस ओनर, अगर मेरा बिजनेस है तो मैं तो ये चाहूंगा ना कि भाई मैं कम से कम मेरा खर्चा हो, कम से कम मेरे को प्रॉब्लम्स हो। और मुझे पता है कि भाई लेबर है, हर महीने पेमेंट भी करना है, हर महीने इनका यूनियन भी बन जाता है, बहुत सारी इनकी शर्तें रहती है। बट रोबोट एक बार लगा दिया, सिर्फ उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। एंड ये चीजें बहुत दूर नहीं है, ऑटोमेशन, ये चीजें बहुत दूर नहीं है, ये चीजें आ चुकी हैं। अब ऑटोमेशन को अगर मैं अभी डिस्क्राइब करने बैठूंगा ना तो ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसलिए इसके लिए मैं आपको कुछ वीडियो शेयर करूंगा। तो पहले आप ये वाला वीडियो कंप्लीट करने के बाद आप उन वीडियोस को गो थ्रू करिएगा, तो आपको समझ में आएगा चीजों को डिटेल में कि दुनिया किस तरीके से बदल रही है, और वो किस तरीके से आज जो हम सोच रहे हैं, आज जिस चीज के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, शायद वो कल रहे ना। क्योंकि देखिए पहले क्या होता था ना, जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, आप बैंक जाते थे, वहां कैश निकालने के लिए एक इंसान रहता था, पासबुक प्रिंटिंग के लिए एक इंसान रहता था, चेक कलेक्शन के लिए रहता था। बट आज भी वो चीजें हैं। बट साथ साथ जब से एटीएम आ गए, पासबुक प्रिंटिंग मशीन्स आ गई, चेकबुक की मशीन्स आ गई, कहीं ना कहीं लोगों का काम कम हो रहा है। मशीन्स आती जा रही है, लोगों का काम कम होता जा रहा है। जब लोगों का काम कम हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है जॉब कम होगी। आज के टाइम में कुछ बैंकों में ब्रांचेस ऐसी हैं, जैसे अगर मैं आपको एक ब्रांच की बात करूं जो कि कैनरा बैंक की ब्रांच है जनपथ में, उसमें पूरी मशीन से लगी और अंदर एक रोबोट है। आप उसके अंदर जाते हो, अकाउंट खोलने से लेकर पैसा निकालने से लेकर, आपका एटीएम से लेकर, आपकी चेकबुक से लेकर, सब कुछ मशीन करके आपको दे देगी। वहां पर कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, कोई भी इंसान वहां अंदर नहीं है, सिर्फ बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है और कोई नहीं। अब जब ऐसा होगा तो आपको क्या लगता है, नौकरियां बढ़ेंगी? नहीं बढ़ेंगी भाई। अब हम सोचे नहीं नहीं, अभी वो बीजेपी की सरकार है इस वजह से नौकरियां नहीं आ रही, या कांग्रेस की सरकार है इस वजह से नहीं आ रही। भाई सरकार कोई भी हो, नौकरी कोई नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि जॉब्स बचेंगी नहीं। आज इतना लेवल का ऑटोमेशन आता जा रहा है, इस लेवल का ऑटोमेशन आता जा रहा है, मैं आपको बताऊं कि कुछ टाइम में जो आप सोच रहे हो ना, जो आज आप सीख रहे हो, वो कल के दिन रेलेवेंट ही नहीं रहेगा, वो काम ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुकी होगी। जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जॉब पर खतरा है। तो वो चीज आप लोग आज से ही जानकर रखिए, ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। लेकिन अब हम ये भी तो समझते हैं यार कि ये जॉब का कॉन्सेप्ट आया कैसे? कभी आपने सोचा ये बात?
कि आज आप जिस जॉब की तैयारी कर रहे हो, जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हो, वो नौकरी का कॉन्सेप्ट ही कहां से आया? कभी सोचा आप? क्या लगता है? क्या हमेशा से, सदियों से ये नौकरी का कॉन्सेप्ट था, या कुछ तो ऐसा बदलाव हुआ जिसके वजह से नौकरी शब्द हमारी डिक्शनरी में आया? क्योंकि पहले नौकरी जैसा कोई शब्द ही नहीं होता था। हर कोई अपना अपना काम करता था, छोटा काम करता था, बड़ा काम करता था, लेकिन हर कोई अपना अपना काम करता था। आपने सुना होगा, कोई कुम्हार होता था जो कि मिट्टी के बर्तन बनाता था, कोई लोहार होता था जो कि लोहे का काम करता था, कोई सुनार होता था जो सोने का काम करता था, ठीक है, कोई बढ़ई होता था जो फर्नीचर का काम करता था। हर कोई अपना अपना काम कर रहा था भाई, किसान तक अपना अपना काम कर रहा था। फिर ये नौकरी का कॉन्सेप्ट आया कहां से? क्या लगता है? तो आज हम लोग समझते हैं कि नौकरी का कॉन्सेप्ट आया कहां से। ये नौकरी का कॉन्सेप्ट लेकर आई हमारी एजुकेशन सिस्टम, जो हमारी पढ़ाई लिखाई कराई जा रही है ना, ये लेकर आई जॉब का कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसके पहले तो जॉब का कॉन्सेप्ट नहीं। तो आज पता करते हैं कि भाई ये एजुकेशन सिस्टम आया कैसे, क्यों आया भाई। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ ही क्यों रहे हैं, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तब तो हमें समझ में आएगा कि भाई हम क्या चीज सही कर रहे हैं और क्या चीज हमसे गलती हो रही है। तो देखिए, इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है, जो आज के टाइम में हम पढ़ाई कर रहे हैं, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि उसका पॉइंट क्या है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ करंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया? क्यों जो सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसका मेन पर्पस क्या है? क्योंकि देखिए, एजुकेशन का जो मेन पर्पस होता है वो होता है सीखना, कुछ नया सीखना, वो मेन पर्पस होता है एजुकेशन। बट क्या आज के टाइम में एजुकेशन का मेन पर्पस सीखना बचा है? आज के टाइम में जो हमारा मेन पर्पस बचा है एजुकेशन का, वो है रटना। ज्यादा से ज्यादा रटो, ज्यादा से ज्यादा रटो, उसके बाद पेपर पे उल्टी कर दो, उसके बाद आपके अच्छे नंबर आ जाए, अच्छे डिग्री ले लो। यही हो रहा है आज के टाइम में। आप बताइए ना, आज के टाइम में अगर आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप सीखने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, या जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, बट मेन पढ़ाई का मुद्दा या मेन पढ़ाई का पर्पस तो सीखना था ना। बट कितने लोग अगर आज आज के टाइम में ये बोल सकते हैं कि भैया मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ ना, मैं कुछ नया सीखने के लिए कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, 90% लोग आज के टाइम में पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस से कर रहे हैं कि डिग्री आ जाए, और डिग्री आ जाए तो उससे मैं जॉब के लिए एलिजिबल हो जाऊँ भाई, और नहीं कर रहा। तो अब ये एजुकेशन सिस्टम क्या है, कैसे आया, इसको समझते हैं। तो आज हम समझते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। क्या है भाई हिस्ट्री, आया कैसे ये एजुकेशन सिस्टम? तो देखिए, हुआ क्या कि पहले के टाइम में हमारे यहाँ गुरुकुल्स होते, गुरुकुल्स में हमको हर एक चीज की शिक्षा दी जाती थी, हर एक चीज को पढ़ाया जाता था। हमको माँ बाप का मान सम्मान कैसे करते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं, किस तरीके से लोगों का आदर करते हैं, ये सारी चीजें वहां सिखाई जाती थी। हमको ग्रंथ पढ़ाए जाते थे, पुराण पढ़ाई जाती थी, हमको हर एक चीज सिखाई जाती थी। बट उसके बाद हुआ ये कि हम पर ब्रिटिशर्स ने राज किया, अंग्रेजों ने हम पर राज किया। और जब अंग्रेज हम पर राज कर रहे थे, उस समय 1800, इस 1800 की बात है, ये सन 1800 में करीब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ। इंग्लैंड में फैक्ट्रियां बनना स्टार्ट हुई, और जब इंग्लैंड में फैक्ट्रियां बनना स्टार्ट हुई तो इनको समझ आया कि भाई फैक्ट्री बनाने में भाई बहुत पैसा, बहुत पैसा। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम में जिन जिन लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग करी, मतलब बनाया, सामान बनाया, फैक्ट्रियां खोली, वो अमीर बन गए। आज ऐसा नहीं। आपने सुना होगा ना, पहले बोलते थे भाई टाटा बिरला हो गया। टाटा बिरला क्यों? क्योंकि ये लोग मैन्युफैक्चरिंग, ये लोग फैक्ट्रियों में काम करते थे, मतलब इनकी फैक्ट्रीज थी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया में जब अंग्रेजों का शासन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि भाई देखो यार, हमको अब जो काम कराना है उसके लिए हमको क्या चाहिए, उसके लिए हमको चाहिए लोग जो कि काम कर सके। अब काम करवाना भी तो, लेकिन एक बड़ा इशू आ रहा था। इशू क्या आ रहा था कि जो लोग थे इंडिया के, उनके साथ ये जो अंग्रेज थे उनको कम्युनिकेट करने में दिक्कत आ रहा था। उनकी भाषा क्योंकि अलग थी और हमारी भाषा अलग थी, उनकी भाषा अंग्रेजी थी और हमारी भाषा हिंदी।
पंजाबी, गुजराती, मराठी, बहुत सारी अलग अलग थी। तो अब इन लोगों को बड़ा इशू आ रहा था कम्युनिकेट करने में। और दूसरी बात क्या थी, इशू ये था कि कहीं ना कहीं इनको ये था कि यार देखो, अगर मेरे को लोगों को उससे काम कराना है तो ये अपना दिमाग ना चलाए, जैसा जैसा मैं बोलता जाऊं वैसा वैसा बस ये करते रहे, अपना दिमाग ना चलाए, क्योंकि अगर अपना दिमाग चलाएंगे तो दिक्कत है। तो उसके लिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने थॉमस बेबिंगटन मैकॉले को इंडिया भेजा कि भाई काम करो, करना क्या है ये बताओ, किस तरीके से हम लोगों को इस तरीके से कर सके कि एक तो हमारे दो पर्पस सॉल्व होने चाहिए, एक लोगों से हम कम्युनिकेट कर पाए, वो हमसे कम्युनिकेट कर पाए, दूसरी चीज ज्यादा क्रिएटिव ना हो, जैसा जैसा बोलते जाए वैसा वैसा करते। तो इन महाशय ने क्या करा, इन महाशय ने करा कि ये दो पर्पस फुलफिल करने के लिए ये एजुकेशन सिस्टम बनाया। इन्होंने एजुकेशन सिस्टम बनाया जिसका मेन पर्पस क्या था, द प्रिंसिपल एम ऑफ द ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम वाज टू स्प्रेड इंग्लिश। इंग्लिश इन्हें फैलानी थी, क्यों, बिकॉज द कंपनी रिक्वायर्ड यंग क्लर्क्स, इनको क्लर्क्स क्लर्क्स की जरूरत थी, वेल एक्वेंटेड विद इंग्लिश फॉर इट्स ऑफिसर। हाँ, इन लोगों को भाई कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रही थी ना, लोगों को आती नहीं थी। तो जो मेन पर्पस क्या था कि भाई लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे, जब कम्युनिकेट कर पाएंगे तभी तो उनसे काम करवा पाएंगे। तो उसके लिए अब क्या क्या काम इनको मेनली कराना था, इनको क्या चाहिए थे, एक तो क्लर्क चाहिए थे, क्लर्क के साथ इनको क्या चाहिए था, जो जिनके साथ ही कम्युनिकेट कर पाए, बातचीत कर पाए, ये उनकी बात समझ पाए, वो इनकी बात समझ पाए। दूसरी बात, इनको मिलिट्री चाहिए थी सेफ्टी के लिए, इसमें भी इन लोगों को कम्युनिकेशन चाहिए था कि कम्युनिकेट में कर पाऊं। दूसरी बात, ये भी लोग ज्यादा क्रिएटिव ना हो, जितना बोला जाए, जैसा बोला जाए, जैसा ऑर्डर दिया जाए वैसा फॉलो करते थे। सेम था लेबर के साथ कि भाई कम्युनिकेशन कम से कम ऐसा होता रहे कि लोगों को हम लोग की बात समझ में आती है। इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, इसके लिए ये लोग लेकर आए इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835। ये एजुकेशन एक्ट 1835 लेकर आए और ये आज तक चले। आज भी हम वही पढ़ाई अपने बच्चों को करा रहे हैं जो कि ब्रिटिशर्स लेकर आए थे। अब आप खुद सोचकर देखिए ना, जो आज स्कूल और कॉलेजेस में हमको पढ़ाया जा रहा है वो कितना रेलेवेंट है हमारी रियल लाइफ में, कितना काम आ रहा है। देखिए, नौकरी के लिए एलिजिबिलिटी दे रहा है आपको कि भाई अगर आप बीएससी कर लोगे या ग्रेजुएट हो जाओगे तो आप ये पेपर का फॉर्म भर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, बट आपकी असल जिंदगी में कितना काम, जो आपने पढ़ा लिखा सीखा वो कितना काम है, ये तो समझे। जो आपके पापा ने पढ़ा वो आज आप पढ़ रहे हो, उसके बाद आपके बच्चे भी वही पढ़ेंगे। पर आप ये बताइए ना, 2000 और 2020 में टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो गई, 2020 से 2040 तक शायद और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, पर हमारी पढ़ाई वही रहेगी। और उसके बाद हम ये सोचेंगे कि हमारे बच्चों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही, क्या हम उनको वो स्किल्स दे रहे हैं जो आज के टाइम के हिसाब से उन्हें रिक्वायर्ड है, नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। हम उनको कौन सी स्किल्स दे रहे हैं, हम उनको स्किल्स दे रहे हैं ये वाला, हम उनको ये स्किल्स दे रहे हैं, हम उनको ये सिखा रहे हैं कि भाई लाइफ तो एक रेस है, भागते रहो भागते रहो भागते रहो, एक दूसरे को एक दूसरे को मतलब पीछे करते रहो और बस भागते रहो, लाइफ इज अ रेस, भागते रहो। हम ये सिखा रहे हैं बच्चों को, हम कोऑपरेशन नहीं सिखा रहे, साथ में काम करना नहीं सिखा रहे, टीम में काम करना नहीं सिखा रहे। हम उसको ये सिखा रहे हैं कि भाई तुम्हें आगे बढ़ना है, दुनिया गई भाड़ में, तुम्हें आगे बढ़ना है, बट रियल लाइफ में ये काम नहीं करता। दूसरी चीज, हमारा स्कूल हमको क्या सिखा रहा है, हमारा स्कूल हमको ये सिखा रहा है कि देखो भाई, जब होता क्या है ना, जैसे आप मान के चलिए कि कोई जब बच्चा स्टार्टिंग में जब बच्चा पैदा होता है तो हर किसी को ये बात पता होती है कि भाई हर एक बच्चा भगवान का रूप है, ठीक है, गॉड गिफ्टेड है, हर किसी में अलग अलग प्रतिभा होती है, हर कोई अलग अलग। पर जैसे वो स्कूल सिस्टम में पहुंचता है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में पहुंचता है, तो वो एक अंधी दौड़ में लग जाता है। अंधी दौड़ कैसे, उसको वो सब्जेक्ट हर एक बच्चे को वो सेम सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे होते हैं, उससे कभी ये भी नहीं पूछा जाता कि तुम्हारा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है भी कि नहीं। उसको हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, उसको ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है, उसको नदियों के नाम पढ़ाए जा रहे हैं, उसको
पहाड़ों के नाम रटाए जा रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, आज के टाइम में अगर आज आपको कोई भी चीज पता करना है तो उसके लिए गूगल है ना। हर चीज को हम दिमाग में क्यों रटे, क्यों रट रहे हैं हम? एग्जाम अगर हमको देने जाना है, अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हम हमारे साथ क्या हो रहा है, हम इतना सारा सिलेबस रट रहे हैं। क्यों रट रहे हैं? क्योंकि हमको पेपर पर उल्टी करना है ना उसकी। बट आप मुझे बताइए ना, आपको फर्क पड़ता है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था? क्या आपको सच में फर्क पड़ता है अगर आपको एक सवाल पूछा जाता है कि अगर राम की उम्र इतनी थी और श्याम की उम्र इतनी थी तो उसके पापा की उम्र कितनी होगी? ये रियल लाइफ में कभी आपको सच में लगता है काम आने वाला? बट हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं हर किसी को एक मापदंड से तोलने की। हमने कभी बच्चे से पूछा ही नहीं, हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी कि उसकी प्रतिभा किसमें है। क्या वो डांस में उसकी प्रतिभा है? क्या सिंगिंग में उसकी प्रतिभा है? क्या उसको चार्टेड अकाउंटेंट बनने में उसकी प्रतिभा है या एंटरप्रेन्योर बनने में उसकी प्रतिभा है? नहीं। हमने तो कहा कि भाई तुमको सिर्फ और सिर्फ एक चीज करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, डिग्री लेना है, ताकि तुम अच्छी नौकरी कर सको। इसके आगे तो हम बात ही नहीं करते। कभी पूछते तो आप उससे, शायद उसका मन खेती करने का होता, शायद उसका मन दुनिया बदलने का होता, शायद उसका मन साइंस में होता, एस्ट्रोनॉट बनना होता। आपने तो लेकिन उसको एक अंधी दौड़ में दौड़ा दिया। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं? हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम जंगल पहुंचते हैं और जंगल में मान के चलिए हमने शेर, हाथी और मछली, बंदर, हमने सबको एक लाइन में खड़ा करा और सबसे बोला कि भाई तो एक काम करो, पेड़ पे चढ़ के देखो। अब हुआ क्या, बंदर तो झटपट झटपट चढ़ गया, लेकिन जो मछली थी वो जिंदगी भर ये सोचती रही कि यार मैं कितनी बेवकूफ हूँ यार, मैं तो पेड़ पे नहीं चढ़ पा रही। बट मछली को पेड़ पे चढ़ने की क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या जरूरत थी भाई? उसका काम तो पानी में तैरना था, वो उसमें माहिर है, आप उससे वो कराते ना। बट हम तो आपकी समझदारी के लिए कुछ मापदंड रख देंगे और उसी पे नापेंगे। अगर आपके भाई मैथ्स में 40 नंबर आए तो भाई आप बेवकूफ हो। क्यों? क्योंकि होशियार वो है जिसके 90 आए। बट आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए कि ये जो चीज है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, किसकी लाइफ में कितना काम आ गया? बताइए मुझे, कोई है इसका लॉजिक? रियल लाइफ में कभी आपने इसको इस्तेमाल करा? कभी पाइथागोरस थ्योरम को आपने इस्तेमाल कराओ, कभी साइन थीटा कॉस थीटा को अपने आपने रियल लाइफ में इस्तेमाल कराओ। पेपर क्लियर करने में, डिग्री लेने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, रियल लाइफ में इस्तेमाल की बात कर रहा हूँ। तो आपको सोचिए ना, महाभारत के टाइम की अगर मैं आपको बात बताऊं, तो गुरु द्रोणाचार्य जब उनको गुरुकुल में पढ़ा रहे थे तो बेसिक एजुकेशन हर किसी को सेम दी गई। चाहे पांडव हो चाहे कौरव हो, हर किसी को सेम एजुकेशन दी गई, बेसिक सबको दिया गया। ठीक है, उनको लिखना पढ़ना सबको सिखाया गया, उनको सेम ग्रंथों की जानकारी दी गई, सब कुछ दिया गया। बट जब बात आई उनकी स्किल्स की, तो एक गुरु का काम क्या था कि मैं उसकी प्रतिभा क्या है उसको निखारूं, उसको निखारूं ना। तो आप देखिए ना, युधिष्ठिर की स्किल्स अलग चीज में थी, भीम की अलग चीज में, अर्जुन की अलग में, नकुल की अलग में और सहदेव की अलग में। अर्जुन धनुष में माहिर थे, तो कहीं ना कहीं गुरु द्रोणाचार्य ने देखा कि भाई अर्जुन धनुष के लिए बना हुआ, उसको धनुष के लिए ट्रेनिंग दी गई। भीम गदा के लिए बने तो गदा की ट्रेनिंग दी। कभी क्या द्रोणाचार्य जी ने ये बोला कि अर्जुन तू तो बेवकूफ है, तू तो गदा चलाना ही नहीं जानता, क्या ये धनुष धनुष चलाता रहता है? नहीं ना, उसके टैलेंट को निखारा, ना कि गिराया। इसीलिए तो पहले के टाइम में टीचर को भगवान का दर्जा दिया जाता था, माँ बाप के ऊपर गुरु को रखा जाता था। क्यों? क्योंकि गुरु का काम ये था कि जो अंदर की प्रतिभा है हम उसको बाहर निकालें। बट आज का टीचर क्या कर रहा है, जो उसके अंदर की प्रतिभा है उसको और दबा रहा है या मार ही दे रहा है, क्योंकि उसको फर्क ही नहीं पड़ता भाई। उसको तो ये है कि भाई जो चीजें हैं उसको करो, जो तुम्हारी प्रतिभा है उससे मतलब ही नहीं। अब कहीं ना कहीं ये जब सारी चीजें हुई, ये जो एजुकेशन सिस्टम हम कंटिन्यूसली जो फॉलो कर रहे हैं, इससे अब दिक्कत क्या आ रहा है, ये हमारी रियल लाइफ में कहीं पर भी काम नहीं है, कहीं काम नहीं है। आप देखिए ना, ये रिपोर्ट है जो बोलती है कि 93% जो एमबीए ग्रेजुएट्स हैं वो अनएम्प्लॉयबल है। अनएम्प्लॉयबल का मतलब क्या हुआ, इनके पास वो बेसिक स्किल्स नहीं है जिनके ऊपर हम इन्हें नौकरी पर रख सके। एम्प्लॉयबल ही नहीं है भाई, सोच के देखिए। क्यों? क्योंकि जो पढ़ाई हम कर रहे हैं
वो रेलेवेंट नहीं है। ना तो आज के टाइम में वो कंपनी को चाहिए। अच्छा, आपको लगता है आप एक कंपनी में जॉब करो, XYZ किसी भी ले लो, वहां पर आपको साइन थीटा कॉस थीटा काम आने वाला है? आपको वहां पर ट्रिग्नोमेट्री काम आने वाली है? नहीं आने वाली है। अब वहां पर जो काम आने वाला है वो हमें कोई सिखा नहीं रहा। तो हमें काम क्या आने वाला है? हमको काम आने वाली है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, बात कैसे करते हैं लोगों से। हमको काम आने वाली है टीम वर्क, टीम के साथ कैसे काम करते हैं, लीडरशिप स्किल्स, किस तरीके से खुद मैं 50 लोगों को, 100 लोगों को, 1000 लोगों को मैनेज करूं, किस तरीके से गोल सेटिंग करते हैं, एक टारगेट बनाते हैं, उसके लिए कैसे भागते हैं, कैसे उसको फुलफिल करते हैं, ये तो हमको कोई नहीं सिखा। अब जब नहीं सिखा रहा है तो कहीं ना कहीं तो लोग परेशान होंगे ना, क्योंकि उनके पास वो बेसिक स्किल्स ही नहीं है जो कि रिक्वायर्ड थी। और उसके बाद टेक्नोलॉजी भी आती जा रही है, हमारा एजुकेशन सिस्टम अपग्रेड नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो हम फंसेंगे ना। बट ये आज के टाइम में हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद नॉलेज इकट्ठी करें। एंड आज आपके पास गूगल है, यूट्यूब है, इंटरनेट है, जियो है, आप कर सकते हो। खुद एजुकेट हो और उसके बाद डिसीजन लो कि आपको करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको अभी क्या समझ में आ गया कि भाई जॉब जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक माइंडसेट के ऊपर बेस्ड है। जो माइंडसेट हमको कहीं ना कहीं बहुत टाइम से दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। अब ऐसा होता है ना कि अगर 100 लोग एक ही चीज बोल रहे हो तो आपको लगता है ना सही होगी। यार जब सब लोग एक ही चीज बोल रहे हैं तो गलत कैसे हो सकता है? ये गलत और सही की बात सिर्फ इतनी है, ये भ्रांति है। माइंडसेट बनने में बहुत टाइम लगता है, टूटने में एक पल नहीं लगता। और एक बार ये टूटा फिर पूरा खेल बदल जाता है। जैसे कि जॉब का माइंडसेट एक टाइम पे स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे बना 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 आज अपने पीक पर है। बट एक टाइम ये भी तो टूटेगा ना, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और जिस तरीके से हो रही है ना, क्योंकि आप शायद जब अगला वीडियो आप देखेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से बदल रही है और क्या वो आप पे इम्पैक्ट लाएगी, क्या आपकी लाइफ में इम्पैक्ट लाएगी, तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बट देखिए माइंडसेट कैसा है, आज के टाइम में माइंडसेट ये हो चुका है कि नौकरी ही सब कुछ है। बट ऐसा नहीं, माइंडसेट एक बार जब टूटेगा ना तो खेल बदलेगा। और देखिए माइंडसेट कैसे बनता है, एक बार आप ये मान के चलिए आपका माइंडसेट बदल गया, आपके सोचने का तरीका बदल गया, आपकी दुनिया बदल जाएगी। और आप ये सोचो कि आपका माइंडसेट नहीं बदला, आपकी सोच नहीं बदली, सब कुछ बदल जाएगा, भाई कुछ नहीं बदलेगा। अगर कुछ सबसे पहले बदलना है तो अपनी सोच बदलनी और कुछ। ठीक है, ठीक। अब देखिए माइंडसेट कैसे चेंज हुआ। कभी किसी ने वनडे वनडे होते होते इतना टाइम हो गया था, लेकिन कभी किसी ने 200 रन नहीं बनाए थे। कोई 185 जाता था, 190 जाता था, 196 तक चला जाता था, 200 नहीं बनाए। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने 2010 में करके दिखा दिया। 2010 में सचिन तेंदुलकर ने 200 रन बना दिए। एक इंसान ने बस वो 200 का आंकड़ा टच करा, लोगों का माइंडसेट बन गया कि हाँ यार हो सकता है, पॉसिबल। आज लोग कर रहे हैं। उसके बाद रोहित शर्मा 3 बार 200 बना चुका है, मार्टिन गप्टिल से लेके, क्रिस गेल से लेके, वीरेंद्र सहवाग से लेके कितने लोग 200 बना चुके हैं। जो चीज सालों में नहीं हुई वो एक बार जब माइंडसेट टूटा तो हो गया। माइंडसेट बनने में बहुत टाइम लगता है, टूटने में बहुत कम टाइम लगता है। और एक बार जब ये टूटता है ना तब पूरा खेल बदल जाता है। तो हमको सबसे पहले ये देखना है क्या हमारा एक फिक्स्ड माइंडसेट बन गया है, क्या हमारे सोचने का एक तरीका बन गया। अगर वो बन गया तो उसको तोड़िए, पहले अपने लिए खुद डिसाइड करिए कि आपके लिए क्या बेटर है क्या नहीं। ठीक है, तो यहां से हम क्या समझे कि भाई अगर एक एम्प्लॉय हूं मैं, तो मैं किसी ना किसी के अंडर जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहा हूँ मतलब मैं कहीं ना कहीं अपना टाइम दे रहा हूँ, अपने घंटे बेच रहा हूँ। अगर मैं टाइम दे रहा हूँ तो पैसा आएगा, अगर टाइम नहीं दे पाऊंगा तो पैसा नहीं आएगा। यहाँ पर आपको एक्टिव इनकम है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट की अब हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एस। एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड में कौन कौन लोग आते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टेड अकाउंटेंट्स, ये सारे लोग आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, यहां पर आप किसी के अंडर जॉब नहीं कर रहे, आप खुद के मालिक हैं। ऐसा हमको लगता है कि हम खुद के मालिक हैं, बट यहाँ कहीं ना कहीं आप खुद के लिए नौकरी कर रहे हैं, आप खुद के गुलाम बन जाते हो। क्यों? क्योंकि यहां पर भी सेम एम्प्लॉय की तरह है, जितना आप टाइम दोगे उतना आपको पैसा आएगा, एक्टिव इनकम है यहाँ पर भी।
आप अगर टाइम दे पाओगे तो पैसा आएगा, टाइम नहीं दे पाओगे नहीं आएगा। अगर एक डॉक्टर है, क्लिनिक पर अगर पेशेंट देख रहा है पैसा आ रहा है, अगर पेशेंट नहीं देख पाया, अगर कहीं अपनी फैमिली के साथ चला गया, क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा। अगर एक लॉयर है, केस लड़ रहा है, पैसा आएगा। अगर बीमार हो गया और घर पर बैठा है तो क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा। यहाँ पर भी एक्टिव इनकम, उसको लग जरूर रहा है कि भाई वो बिजनेस कर रहा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई मैं तो बिजनेस कर रहा हूं। जैसे कि हमारे यहाँ, क्योंकि बिजनेस की क्या डेफिनेशन, बिजनेस का मतलब होता है दुकान खोलो, हार्डवेयर की, जनरल स्टोर, कोई भी दुकान खोल लो, रेस्टोरेंट खोल लो, कोई भी एक छोटा सा काम करना शुरू कर दो और वो आपका भैया धंधा हो गया, बिजनेस कर रहा हूँ। बट एक बात बताओ ना, कैसा बिजनेस है ये? बिजनेस का मतलब तो ये होता है ना कि भाई अगर आप वहां हो या ना हो, पैसा आना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? आपने दुकान खोली है, आप दुकान आपकी 10 साल से चल रही है, पर उसके बाद भी क्या ऐसा हो सकता है कि आप 2 महीने के लिए गायब हो जाओ या 1 साल के लिए आप उस दुकान पे ना जाओ फिर भी पैसा आता रहे? आपके घर का कोई इंसान ना बैठे फिर भी पैसा आता रहे? नहीं हो रहा ना। तो फिर कैसा बिजनेस है? वो बिजनेस नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। ज्यादातर लोग इसी जाल में फंसे रहते हैं। उनको लग रहा है कि वो बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस नहीं है भाई, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। आप खुद अपने लिए नौकरी करने लगे हो। जॉब में तो फिर भी ये फायदा था कि भाई आपको एक पर्टिकुलर काम करना पड़ता था, यहाँ तो आपको सारा काम खुद देखना पड़ रहा है। आप खुद एक सिस्टम बन गए हो। अगर आप काम करोगे तो काम होगा, नहीं करोगे नहीं होगा। रेस्टोरेंट वालों के साथ, आज शॉप वालों के साथ कितना इश्यूज है। ये पैसा तो फिर भी कमा लेते हैं पर इनके पास टाइम नहीं होता, नो टाइम। क्यों? क्योंकि भाई अगर इनके सगे से सगे की किसी की शादी है ना, तो ये आखिर में पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि इनको तो दुकान पर बैठना है, इनको तो गल्ले पर बैठना है, और इनको लग रहा है मैं बिजनेस कर रहा हूं। यार बिजनेसमैन मैं आपको बताता हूँ सबसे ज्यादा फ्री बैठते हैं, और सबसे ज्यादा जो जिनके पास टाइम नहीं होता वो है सेल्फ एम्प्लॉयड लोग। अब इनके साथ भी वही भ्रांति, इनको लग रहा है कि बिजनेस कर रहे हैं। अरे भाई आपके लगने से थोड़ी ना होता है। आप ट्रेन में बैठे हो, आपको लग रहा है मैं तो भाई फ्लाइट में बैठा हूँ, लगने से कुछ नहीं होता भाई। सच्चाई को आपको अपने सामने रखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, वरना आप पिछड़ते जाओ। ठीक है? तो सेल्फ एम्प्लॉयड में कौन लोग आते हैं? जिनके पास प्रोफेशनल डिग्रीज होती है, जैसे कि लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, ये सारे लोग। या फिर कोई वो छोटा धंधा कर रहा हो, स्मॉल बिजनेस कर रहा है। स्मॉल बिजनेस का मतलब वो खुद पूरा सिस्टम है। अगर वो वहां पर बैठा है पैसा आ रहा होगा, अगर वो वहां पर नहीं बैठेगा पैसा नहीं आएगा। सिंपल सी बात। ठीक है? तो एक एक करके थोड़ा सा जरा सा हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं अच्छे से। ई इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय। ये देखिए, ये सारी स्लाइड्स मैंने आप लोग की इसलिए बनाई है ताकि आप लोग इनको पढ़ भी लो अच्छे से। पढ़ने से आपको और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। उसके बाद भी अगर आपको समझ में ना आए तो आपके पास आपके एक्टिव अप्लायंस हैं, आप उनसे ये सारी चीजें डिस्कस भी कर सकते हैं। हर एक पॉइंट पर आप डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग देंगे। क्योंकि देखिए बेसिक ट्रेनिंग है, यहाँ पर मैं अगर आपको सारी चीजें इकट्ठा क्लियर करूंगा तो ये वीडियोस बहुत लंबे जाएंगे, क्योंकि बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है। बट एक बार अगर हमको ये चीजें समझ में आ गया, बेसिक समझ में आ गया, तो हमको डिसीजन लेने में आसानी होगी कि मैं कहां पर हूं और मुझे कहां जाना चाहिए। वो फिर आप डिसाइड कर पाओगे। क्योंकि अभी तक तो हमें यही नहीं पता कि भाई हम कहाँ फंसे बैठे और हमको सच में कहाँ जाना है। ठीक है? तो ई से हम समझते हैं, ई इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? लोग यहाँ पर दूसरों के लिए काम करते हैं। ठीक है ना? मैटर नहीं करता कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी लॉस कमा रही है, आपको हर महीने पैसा आता रहे। ठीक है? यहाँ पर आपके पास एक बॉस होगा। ठीक है? यहाँ पर आपके पास बॉस होगा जो कि आपको सारा काम बताएगा, सारा काम करवाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जब तक आप एक्टिवली काम करते रहोगे पैसा आता रहेगा। अगर एक्टिवली काम नहीं कर पाओगे, अपना टाइम नहीं दे पाओगे, तो पैसा नहीं आएगा। सिंपल सी बात। और कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण आप टाइम अपना ना दे। आज बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई, क्यों चली गई? क्योंकि वो अपना समय बेच रहे थे। कोरोना के टाइम में लोगों घर में कैद हो गए, अब वो अपना टाइम नहीं बेच पाए। टाइम नहीं बेच पाए तो पैसा नहीं आता। सिंपल है। यहाँ पर एक्टिव इनकम आ रही है। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब क्या था? यू आर द बॉस एंड एम्प्लॉय एज वेल। आप ही भाई मालिक हो और आप ही भाई कहीं ना कहीं नौकरी भी कर रहे हो। दोनों चीजें आप खुद कर रहे हो। आप खुद का पूरा पूरा एक सिस्टम हो भाई। यहाँ पर आपके पास कोई बॉस नहीं है ऑर्डर देने के लिए। क्यों? क्योंकि सारा काम तो आपको खुद ही मैनेज करना है ना भाई। बट दिक्कत क्या है? यहाँ पर आप जितना टाइम दोगे उतना पैसा है, और टाइम
हमारे पास लिमिटेड है, 24 घंटे से ज्यादा ना आपके पास है ना मेरे पास है, ठीक है ना। उसके बाद आता है बिजनेस और इन्वेस्टर। अब देखिए, अब हम लोगों ने एक साइड कवर कर लिया, जो लेफ्ट साइड था एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, अब हम वो कवर कर चुके, ठीक है। 90% जो लोग है ना, 90% जो लोग हैं, या मैं आपसे बोलूं 95% जो लोग हैं वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में ही आते हैं, जो कि अपना टाइम दे रहे हैं और टाइम के बदले इनको पैसा आ रहा है, और अगर टाइम नहीं दे पाए तो पैसा नहीं है। और सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो बिजनेस और इन्वेस्टर साइड, सिर्फ 5%। वरना आज के टाइम में तो हमको लगता है ना, हमने दुकान खोल लिया, हमने रेस्टोरेंट खोल लिया, बिजनेस कर रहे हैं, बट वो बिजनेस नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, इस बात को समझिए। तो आप सोच के देखिए, 95% लोग ई और एस के साइड है, सिर्फ 5% लोग बी और आई के साइड है। लेकिन अगर मैं पूरी संपत्ति की बात करूं, वेल्थ की बात करूं, पैसे की बात करूं, तो जो 95% पैसा है वो बी और आई की साइड है, और सिर्फ 5% पैसा कमाते हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। डिफरेंस देख रहे हैं, 5% लोगों के पास जो भी दुनिया का जो 95% पैसा है वो उनके पास है, 5%, और जो 95% लोग हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा है। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्या है, ऐसा क्या डिफरेंस है बिजनेस में, ऐसा क्या डिफरेंस है इन्वेस्टर में, कि ये लोग इतना आउटकम कर गए, इतना आगे बढ़ गए एक एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड से। अब बिजनेस और इन्वेस्टमेंट समझते हैं, इन्वेस्टर समझते हैं कि आखिरकार ये क्या है। तो देखिए यार, अगर कोई भी बिजनेस है तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे वो हम समझते हैं। सबसे पहले, अगर कोई भी बिजनेस है तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा क्या, कि कभी भी कोई भी बिजनेस अकेले काम नहीं करता, ठीक है। बिजनेस कभी भी अकेले काम नहीं करेगा, ये टीम में काम करता है, ये खुद सारा काम नहीं करता है, ये टीम में काम करता है। क्योंकि इसको एक बात समझ में आ जाती है, इनकम का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इनकम का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, टाइम इनटू स्किल। आप जितना समय दोगे और जितना आपका स्किल्स है उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। मान के चलते हैं आप 12 घंटे काम करते हो और पर घंटे आपको 100 रुपए मिल रहा है, ठीक है। और आपकी स्किल्स मान के चलिए आप सिर्फ अभी 10वीं पास हो, तो उसके हिसाब से आपको इनकम दी जाएगी। तो आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी इनकम होगी। बट एक बिजनेस ओनर क्या करता है, बिजनेस ओनर क्या करता है, लोगों के साथ टीम में काम करता है, टीम में काम करता है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों का टाइम खरीद लेता है। एक टीम में इसके पास बहुत सारे लोग होंगे जो इसके लिए काम कर रहे होंगे, और उन लोगों के पास अलग अलग स्किल्स होगी। तो सोच के देखिए, अगर एक इंसान की टीम में 100 लोग और वो हर दिन अगर 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो एक दिन में उसका 1000 घंटे काम होगा। एंड आप अगर अकेले काम कर रहे हो एज ए एम्प्लॉय, तो आप एक दिन में 10 12 15 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते, 24 घंटे से तो ज्यादा कर ही नहीं सकते ना। एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भी 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते, बट ये इंसान एक दिन में अगर 1000 घंटे काम कर रहा है, तो आप मुझे बताइए ना, पैसा कौन ज्यादा कमाएगा। बहुत सिंपल है। हमको कहीं ना कहीं ये 24 घंटे का जो ट्रैप है ना, इसी को तो तोड़ना है, तभी तो हमारे पास पैसा आएगा। आज मुकेश अंबानी आपको क्या लगता है दिन भर काम करते होंगे? नहीं भाई, उनकी टीम काम कर रही है, उनके लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे लोग ले लिए जिनके पास वो स्किल्स है जो उनके लिए रिक्वायर्ड है। क्या आज आपको लगता है मुकेश अंबानी के पास बिजनेस चलाने की सारी स्किल्स होंगी? एक वेबसाइट कैसे बनाते हैं, एक ई कॉमर्स कैसे चलाते हैं, एक जियो नेटवर्क कैसे चलाते हैं, जियो फाइबर कैसे चलाते हैं, पेट्रोलियम, सबकी स्किल्स होंगी उनके पास? नहीं ना। उन्होंने लोगों की स्किल्स को खरीद लिया, उन्होंने लोगों का टाइम खरीद लिया, और जब ये दोनों चीजें कर दी, तो भाई उनकी तो ऑब्वियस सी बात है ना, उनकी तो इनकम बढ़ने वाली है। अब सोच के देखिए ना, उनका 1 घंटा 1 घंटे के बराबर नहीं है भाई। उनका 1 घंटा कहीं 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 ना कहीं शायद 10,000 घंटे 1,00,000 घंटे के बराबर हो गया। मतलब मेहनत कम और रिजल्ट ज्यादा। मेहनत कम कर रहे हैं, रिजल्ट ज्यादा आ रहा है। क्यों? क्योंकि इनको पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भाई अकेले काम नहीं कर सकते। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको टीम में काम करना पड़ेगा, आपको लोगों का टाइम भी खरीदना पड़ेगा, और आपको लोगों के की स्किल्स भी लेना पड़ेगी, तब जाकर आप आगे बढ़ सकते हो। दूसरी चीज, अमीर लोग कभी पैसे के लिए काम नहीं करते, ये समझ लीजिए, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। ये एकदम से समझ नहीं आएगा, एकदम से बिल्कुल समझ नहीं आ सकता, बट थोड़ा सा इसको यहाँ से एक नॉलेज लेकर जाए।
अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, अमीर लोग काम करते हैं एक सिस्टम के लिए। ये लोग हमेशा फोकस रहते हैं एक सिस्टम बनाने के लिए, एक ऐसा सिस्टम बनाने के लिए जिसके जिसको बनाने के बाद ये अगर वहां हो या ना हो, काम होता रहे, पैसा आता। अगर आज कोई भी प्रॉपर बिजनेस है, तो अगर वो इंसान जो उसका मालिक है अगर वो वहां पर है या नहीं है, पैसा आता रहेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा एक आईटीआई कॉलेज है झांसी। अब जो मेरा आईटीआई कॉलेज है, वहां पर स्टाफ है, वहां पर प्रिंसिपल है, वहां पर टीचर्स हैं, वहां पर पीयून है, वहां पर सब लोग हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने एक टीम के साथ में काम कर रहा हूँ। अब जब मैं टीम के साथ काम कर रहा हूँ, तो क्या हुआ, मैंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि अगर मैं वहां हूं या नहीं हूं, लेकिन काम होता रहे, समय से सारी चीजें होती रही। अब जब समय से सारी चीजें हो रही हैं, एक प्रॉपर सिस्टम बन गया है, सिस्टम के लिए सही लोग सही जगह पर काम कर रहे हैं, तो क्या मेरी जरूरत है? नहीं। एक बिजनेस हमेशा एक सिस्टम बनाने पर फोकस करता है, एक ऐसा सिस्टम, ताकि अगर वो एक बार सिस्टम बन जाए और सही लोग वहां पर प्लेस हो जाए, तो उसको काम करने की जरूरत ना पड़े। अगर वो काम करे अच्छी बात है, ना भी करे तो भी पैसा आता रहे। ठीक है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अमीर इंसान कभी भी एक्टिव इनकम के लिए काम नहीं करता, हमेशा वो पैसिव इनकम के लिए काम करता है, निष्क्रिय आय के लिए। एक बार मेहनत करेगा, बट पैसा उसको बार बार आता है। एक बार उसने बिजनेस बना लिया, एक बार एक सिस्टम बना लिया, एक बार अपनी सही टीम बना ली, क्या आपको लगता है उसे बार बार काम करना रहेगा? नहीं। अगर वो बैठा भी रहेगा ना, तो भी पैसा आता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो पैसिव इनकम जनरेट हो रही है, निष्क्रिय आय आ रही है। अगर वो काम ना भी करे तो भी उसको पैसा आता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक टीम है जो काम कर रही है, एक सिस्टम है जो काम कर रहा है, उसको खुद काम करने की कोई जरूरत नहीं। एंड एक बिजनेस अगर होगा, तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना रहा होगा, एक नेटवर्क बना रहा होगा। जैसे आपने सुना होगा ना, रेलवे का नेटवर्क है, एयरलाइंस का नेटवर्क है, टेली कम्युनिकेशन का नेटवर्क है। उसी तरीके से अगर कोई भी बिजनेस होगा, तो वो नेटवर्क जरूर बना रहा होगा। आज अगर आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं या कोई भी सर्विस ले रहे हैं, तो आप किसी ना किसी के नेटवर्क में जरूर हैं। जैसे कि अगर आप जियो की सेवा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जियो के नेटवर्क में। अगर आप एक्स का परफ्यूम लगा रहे हैं, आप डव का साबुन यूज कर रहे हैं, आप लाइफबॉय यूज कर रहे हैं, आप लक्स यूज कर रहे हैं, आप जो भी यूज कर रहे हैं, तो आप किसके नेटवर्क में आ गए? अब आप आ गए हिंदुस्तान यूनिलीवर के नेटवर्क में। क्यों? क्योंकि इन्होंने इन प्रोडक्ट से अपना इतना बड़ा नेटवर्क बना लिया लोगों का। अब हर महीने इनको कुछ पैसा जा रहा है। क्या ये आपसे लाखों रुपए ले रहे हैं? नहीं, ये आपसे छोटा अमाउंट ले रहे हैं, बट हर बहुत सारे लोगों से छोटा अमाउंट ले रहे हैं, तो एक बड़ा अमाउंट बन जा रहा है। हर एक बिजनेस एक बड़ा नेटवर्क बनाएगा, अगर उसका नेटवर्क बड़ा नहीं है, तो वो बड़ा पैसा नहीं कमा सकता, वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। अब आप ही सोच के देखिए ना, जियो ने आपको एक साल फ्री में सर्विसेज दी, आपने आइडिया के नेटवर्क पे आप थे, आप पहले एयरटेल के नेटवर्क पे थे, आप शिफ्ट कर गए जियो पर। एक साल फ्री देने के कारण क्या हुआ, आपने नेटवर्क शिफ्ट कर लिया, तो कहीं ना कहीं आज जियो का नेटवर्क बढ़ गया और एयरटेल और आइडिया का कम हो गया। तो आज कौन ज्यादा पैसा कमा रहा है? जियो कमा रहा है, क्योंकि उसने नेटवर्क बनाने पे फोकस कर। बट अब होता क्या है, टीम बनाने में टाइम लगती है, स्किल्स लगती है, नॉलेज लगता है, कहीं ना कहीं पैसा भी लगता है। एक सिस्टम बनाने में भी टाइम लगता है, पैसा लगता है। ठीक है ना। अब जब टीम होगी और सिस्टम होगा, तभी जाकर आपको सही में पैसे में इनकम आएगी कि आप काम करो या ना करो, आपको पैसा आएगा। और एक नेटवर्क बनाने में भी बहुत बहुत हाई लेवल का नॉलेज लगता है, बहुत हाई लेवल। ये ऐसे नहीं बन जाता, क्योंकि देखिए ना, एक सिस्टम बनाने में, एक नेटवर्क बनाने में बहुत मेहनत लगता है, लेकिन एक बार ये बन गया, फिर आप अगर आप बैठे भी हो ना, तो भी आपको हमेशा पैसा आता रहे। अगर आप खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो भी जाता है ना, तो भी आपकी फैमिली को कभी पैसे का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पैसा तो आता रहेगा ना यार, क्योंकि आपकी टीम काम कर रही होगी, आपका सिस्टम काम कर रहा होगा। तो आप मुझे बताइए ना, सिक्योरिटी कहाँ है? सिक्योरिटी एक जॉब में है या एक बिजनेस में है भाई? मेरे हिसाब से तो बिजनेस। क्यों? क्योंकि अगर मैंने एक बार मेहनत करी, उसके बाद अगर मुझे कुछ हो भी जाता है या किसी कारणवश मैं काम ना भी कर पाऊं, मुझे कभी पैसे का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, मेरी फैमिली को कभी पैसे का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां टीम काम कर रही होगी, वहां पर एक प्रॉपर सिस्टम काम कर रहा होगा, मैं रहूं या ना रहूं, पैसा आता रहेगा। दूसरी चीज देखो यार, एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हो ना, तो आप किसी ना किसी की टीम का तो पार्ट होगे।
किसी ना किसी के नेटवर्क में तो होगी। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में काम कर रहे हो तो आप पंजाब नेशनल बैंक के नेटवर्क में काम कर रहे हो। कहीं ना कहीं पीएनबी ने आपका टाइम और आपकी स्किल्स को खरीद लिया और अपना नेटवर्क बढ़ा रहा है। तो कोई भी ये ना सोचे कि भाई मेरे को नेटवर्क समझ नहीं आता, मेरे को सिस्टम समझ नहीं आता। या तो आप खुद अपना सिस्टम बनाओगे, आप अपना खुद का नेटवर्क बनाओगे, या आप किसी ना किसी के सिस्टम में काम कर रहे हो, किसी ना किसी के नेटवर्क में काम कर रहे हो, ये तो फिक्स। ठीक है, अब इसको अभी मैं और डिटेल में नहीं जाता हूँ क्योंकि आगे जितनी आप वीडियोस देखोगे उसमें बिजनेस आपको और भी क्लैरिटी से समझाया जाएगा क्या आखिरकार बिजनेस होता क्या है। और जो बिजनेस हम लोग करते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हम लोग करते हैं, वो क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब कुछ मिथ्स हैं, कुछ भ्रांतियां, कुछ गलतफहमियां हैं जो लोगों के दिमाग में होती हैं। क्योंकि देखिए ना, हमारे यहाँ पर बिजनेस सिखाया नहीं जा रहा है, हमारे यहाँ बिजनेस सिखाया नहीं जा रहा है, तो लोग कहीं सुनी बातों पर भरोसा करते हैं। तो सबसे पहले जो भ्रांति है वो ये कि भाई बहुत सारा पैसा लगता है धंधा करने के लिए, बट क्या ये कहीं पर लिखा हुआ है? मैं आपको एक श्योरिटी दे सकता हूं कि भाई आज के टाइम में एक नहीं, ऐसे बहुत सारे धंधे हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिसमें बहुत कम पैसा या पैसे के बिना भी आप धंधा कर सकते हो और उससे भी आप अच्छा खासा एक बिजनेस बना सकते हो और उससे पैसा कमा सकते हो। कोई बड़ी बात, ये एक क्रांति है। दूसरी चीज, लोग कहते हैं कि भैया बिजनेस में बहुत रिस्क होता है, बहुत रिस्की है। आप मुझे ये बताइए ना, रिस्क किस चीज में नहीं है? रिस्क सिर्फ उस चीज में नहीं है जो कि आप नॉलेज के साथ करो। आपके लिए शायद एरोप्लेन उड़ाना रिस्की हो सकता है, बट एक पायलट जिसने उसके लिए ट्रेनिंग ली है, जिसने उसके लिए नॉलेज ली है, क्या उसके लिए वो रिस्की है? नहीं है ना। आपके लिए क्यों रिस्की है? क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। अब लोग बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं बट उन्होंने कभी उस चीज के लिए ट्रेनिंग नहीं करी, कभी उस चीज के लिए नॉलेज नहीं लिया, किसी ने उनको गाइड नहीं करा, तो भाई रिस्की तो हो गई ना। क्यों नहीं होगा? आपको एक जॉब आपको चाहिए, अगर आप एक जॉब करना चाहते हो, उसके लिए आप 25 साल तैयारी करते हो, लेकिन एक बिजनेस आपको करना है, आपको लगता है भाई मैं 6 महीने में करोड़पति हो जाऊं। कैसे हो जाओगे भाई? टाइम लगता है, उसके लिए भी तो आपको नॉलेज लेना पड़ेगा ना, उसके लिए भी तो आपको पेशेंटली आपको उसका वेट करना पड़ेगा, सारी चीजों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब तो जाकर होगा। बिना नॉलेज के भाई कोई भी काम करोगे भाई उसमें रिस्क है। बोलते हैं ना भाई, बिना सीखे तो साइकिल नहीं चला सकते और सीख कर लोग हवाई जहाज भी उड़ा रहे हैं। वो तो नॉलेज पर है। कोई भी काम आप बिना नॉलेज के करोगे फेल हो जाओगे। आपने आईआईटी का पेपर दिया, बिना पढ़े दिया, और आप कह रहे हो भाई मैं कैसे फेल हो गया? भाई पढ़े नहीं इसलिए। बिजनेस में भी आप अगर फेल हो रहे हो ना, इसलिए फेल हो रहा है भाई, क्यों? क्योंकि भाई कहीं ना कहीं आप के पास वो नॉलेज नहीं थी, वो स्किल्स नहीं थी। ठीक है, फिर लोग कहते हैं भाई बिजनेस में सिक्योरिटी नहीं होती, भाई बिजनेस डूब जाते हैं। भाई कोई भी चीज डूब जाएगी अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर स्किल्स नहीं होगी इस चीज की। ठीक है, उसके बाद आपसे बोला जाता है कि भाई बिजनेस में लक बहुत रिक्वायर्ड होता है। भाई धंधे में भाई अगर आपकी किस्मत नहीं है तो नहीं होगा भाई। किस्मत आपकी पढ़ाई में फिर भी चल सकती है, यहाँ पर प्योरली आपकी मेहनत है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, आज नहीं तो कल रिजल्ट जरूर आएगा, 100% आएगा। अगर आपने वो, आपके पास वो नॉलेज है, अगर आपके पास वो स्किल्स हैं जो बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है, अगर आप कंटिन्यूअसली मेहनत करते हो तो आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट देगा बंदा, ये डन है। ठीक है ना? अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर कौन होता है? देखिए, इन्वेस्टर का एक सिंपल सा मतलब होता है, इन्वेस्टर का मतलब होता है निवेशक। निवेशक खुद काम नहीं करता, ये पैसे से काम कर रहा है। इन्वेस्टर डज नॉट वर्क फॉर मनी, ये पैसे से पैसा बनाता है। कैसे बनाता है? मान के चलिए, अब देखिए मैंने यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल करा है, पैसे से पैसा बनाता है। मतलब अगर आपको इन्वेस्टर बनना है तो आपके पास पैसा होना चाहिए, तभी आप पैसे से पैसा बना पाओगे। इसीलिए मैं आप लोगों को क्यों बिजनेस पहले सिखा रहा हूं, ताकि आपके पास एक पैसा बनाने का कैश फ्लो, आपके पास पहले पैसा तो हो, तब तो फिर पैसे से पैसा बनाने हम लोग आगे सीखेंगे। अब मैं आपको अभी स्टॉक मार्केट सिखा दूं, मैं आपको रियल एस्टेट सिखा दूं, मैं आपको गोल्ड सिल्वर सिखा दूं, क्या उसका कोई फायदा होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी पैसा नहीं। बट एक इन्वेस्टर पैसे से पैसा कैसे कमाता है वो समझता है। मान के चलिए एक इन्वेस्टर के पास पैसा था, उसने एक कंपनी बनाया, कोई बिजनेस खड़ा करा, लोगों को वहां पर रखा, एक सिस्टम बनाया और वहां से उसको पैसा आता रहेगा। दूसरी चीज, उसने प्रॉपर्टी खरीदी, मान के चलिए 50 लाख का उसने एक प्रॉपर्टी खरीदी और उसको रेंट पे दे दिया। हर महीने उसको 20,000 रुपए आ रहा है, एक साल में उसको 2,40,000 रुपए आया। क्या उसने कोई काम करा? पैसे से पैसा।
पैसे से पैसा बना, उसने कोई काम, कोई मेहनत, कुछ नहीं। आपने सोना खरीदा था 30,000 रुपए तोला, आज वो 50,000 रुपए तोला का, क्या आपने कोई काम करा? नहीं। पैसे से पैसा बना। आपने स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदा था रिलायंस का जो कि 500 रुपए का था, आज वो 2,000 रुपए का हो गया, क्या आपने कोई काम करा? नहीं। पैसे से पैसा बना। बट यहाँ पर इशू क्या है? यहाँ पर एक सिंपल सा इशू है, पैसे से पैसा बनता है, उसके लिए आपके पास पैसा होना रिक्वायरमेंट है। पैसा ही तो नहीं है हमारे पास। अगर पैसा होता तो बात ही क्या थी। तो फिर तो मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छा आइडिया देता कि भाई कॉलेज को बहुत पैसा है। बिल्कुल है, ऑब्वियस सी बात। आप जमीन खरीद लो, आप ये कर लो, आप शेयर खरीद लो, आप ये कर लो, आप बिजनेस, बट उसमें पैसा लगता है। क्या पैसा है हमारे पास? तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमको कहाँ पहुंचना है, कितने जल्दी पहुंचना है। अगर हमको पैसा कमाना भी है तो कितना कमाना है, क्या जिस साधन में से हम उस पैसे को कमाने का सोच रहे हैं, क्या उससे वहां तक पहुंच भी पाएंगे उतने समय में जितने में हम पहुंचना चाहते हैं? क्या हमको एम्प्लॉय रहना है, क्या हमको सेल्फ एम्प्लॉयड रहना है, क्या हमको बिजनेसमैन बनना है, या हमको इन्वेस्टर बनना है? ये चॉइस आपकी है। अगर आपको लगता है भाई क्या मेरे को एम्प्लॉय में मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है सेल्फ एम्प्लॉयड में आप सेटिस्फाइड है, नो इश्यूज, ठीक है। अगर आपको लगता है मुझे बिजनेस करना है, मुझे इन्वेस्टर बनना है, तो अगले वीडियोस आपके लिए रहेंगे, तो आप ट्रेनिंग कंटिन्यू करिएगा, वरना आप अभी से ही डिसकंटिन्यू कर सकते हो, नो इश्यूज। क्योंकि यहाँ पर अगर आप सिर्फ एम्प्लॉय माइंडसेट सीखने आए हो या कुछ भी, तो वो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बातें बिजनेस और इन्वेस्टिंग की होंगी। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले बताऊँ। हाँ, वो बात अलग है कि जो भी नॉलेज आगे आपको मिलेगा वो आपकी जॉब में भी काम आएगा, आपके सेल्फ एम्प्लॉयड में भी काम आएगा, एक छोटे बिजनेस में काम आएगा, वो आएगा काम सब में। बट जो मेनली मैं आपसे बात करूँ वो बिजनेस और इन्वेस्टिंग की बात करूँ। मैं आप लोग को ये सारी चीजें पहले इसलिए बता देता हूँ क्योंकि बाद में आपको ये ना लगे कि अरे आपने मुझे पहले नहीं बताया, तो मैं आपको पहले बताऊँ। ठीक है ना, यहाँ तक चीजें क्लियर है? क्या हमको आज ये समझ में आया कि भाई हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयां, कहाँ पर है, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो? अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है ना, तो अब कुछ और जो डिटेल नॉलेज है इस सब्जेक्ट के बारे में, वो मैं आपको कुछ वीडियो शेयर करूंगा, यूट्यूब की लिंक आपको शेयर करूंगा, वो आपको देखना है। वो सारी चीजें आपकी जब कंप्लीट हो जाए, तो जो आपका एक्टिव अपलाइन है उसके साथ बैठकर आपको ये सारी चीजें जूम मीटिंग पर डिस्कस करना है। ठीक है ना, ये सारी चीजें जब आप लोग डिस्कस कर लोगे, सारी चीजें आप लोग समझ जाओगे, तब फिर जाके आपको अपने नेक्स्ट सेशन पर जाना। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? देखिए, अगर एक बार में चीजें नहीं भी समझ आए तो कोई इशू नहीं, क्योंकि ये वो चीजें जो हमने आज तक ना तो कभी हमने पढ़ी है ना कभी देखी है, तो एक बार में शायद समझ ना आए, बट नो इश्यूज, ये बेसिक है। ठीक है ना, तो सारी चीजों को अच्छे से समझिए, और बिजनेस क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, वो नेक्स्ट वीडियोस जो हमारे पास आएंगे उसमें हम सारी चीजों को और बेटर अंडरस्टैंडिंग से समझते हैं। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग एवरीवन।